देखिए, उनने जो सूची जारी करी है, आप देख लो एक भी जगह पे जहाँ पे असंतोष नहीं हो रहा है। छतरपुर में असंतोष है, चाचौड़ा में असंतोष है, जहाँ पे भी उन्हें प्रत्याशी घोषित करें वहाँ पे उनकी पार्टी में बहुत बड़ा असंतोष है। राजनीति को तो उनकी पार्टी टिकट नहीं दे रही कि ये कैसे संभव है कि जिसको जो है जिसकी हड्डियाँ टूटी हों वो मात्र एक दिन बाद जो है वो जनपद के चुनाव में डांस कर रहा है। खुद हाईकोर्ट ने टिप्पणी लिखी है, धाराएं लगाएंगे तो उसका चालान पेश करने में भी पुलिस को दांतों को सीना आ जाएंगे। वो चालान पेश करें पर हम हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे तो उसके एग्रीमेंट बंद करो। इस तरीके से अगर गलत तरीके से पुलिस एफिडेविट दे के बेल किसी की निरस्त कराने की कोशिश करेगी तो उसके ऊपर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक रुके का है वे, उनको देना चाहिए कि किसने कितनी जमीनें खरीदी है कांग्रेस। और हम तो सबूत दे रहे हैं ना, वो झूठ बोलता है, वो कहता है कि हम इस्तीफा दे देंगे, हमने जमीन खरीदी। हमने तो प्रमाण दे दिया कि पहले गिरी ग्रुप ऑफ कंपनीज ने खरीदी जमीन और फिर उसने जो है एक ऐसे आदमी को बेच दी जो गरीबी रेखा का जिसके पास सर्टिफिकेट है, 600 रुपए पेंशन प्राप्त कर रहा है, उसने जो है 90 लाख की जमीन खरीद ली। तो वो तो बेनामी संपत्ति है, उसकी भी कार्रवाई होनी चाहिए ना। और जितनी जमीनें आदिवासियों की बिकती हैं टीकमगढ़ के आसपास, वो कलेक्टर ने परमिशन दी और खरीदने वाला भी एक ही आदमी है, उसके परिवार के लोग या उसके नजदीकी लोग। तो वो कितने प्रूफ चाहता है, हम उतने प्रूफ दे देंगे उसको। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री बुंदेलखंड के कद्दावर नेता कांग्रेस के यादवेंद्र सिंह बुंदेला जी के साथ उनके निवास पर मौजूद हूँ। दादा, चुनाव आने वाले हैं, तैयारियां लगातार शुरू हो गई हैं। आचार लगना अक्टूबर में लगभग संभावित माना जा रहा है। राजनीतिक पार्टियों की अगर हम बात करें तो वो जो है ग्रामीण अंचलों में हो, शहर में हो, मतलब मैदान में आ चुकी हैं। कांग्रेस की क्या स्थिति देखते हैं? देखिए, वर्तमान में हमारे सागर संभाग में बहुत बड़ी सभा जो है उनकी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उनकी अभी 2 दिन पहले सभा हुई सागर में, ऐतिहासिक सभा हुई, जहाँ पे नरेंद्र मोदी की सभा भी हुई थी कुछ दिन पहले। और तमाम जिलों में जो है लगभग 300-400 वाहन लगाए गए थे और जितनी भीड़ वो इकट्ठी नहीं कर पाया जितनी कांग्रेसी जो है वहाँ पे पहुँच के इकट्ठी कर दी है। हमारा कहने का अभिप्राय ये है कि कांग्रेस जो है वो सबसे पुरानी पार्टी है और धरातल में रहने वाली पार्टी है। और कमलनाथ के जो 5 वादे हैं उनके ऊपर जनता भी जो है बिलीव कर रही है, क्योंकि कांग्रेस ने जहाँ जहाँ पर भी जो जो वादे करे थे उन वादों को उन्होंने पूरा किया है, चाहे हिमाचल हो चाहे कर्नाटक हो। तो मध्य प्रदेश में भी विश्वास कर रही है और कांग्रेस की सभा जो है ये दर्शाती है कि बुंदेलखंड में कांग्रेस की हवा चल रही है और कांग्रेस जो है बहुमत से जीत के आएगी। आपको क्या लगता है बुंदेलखंड में खड़गे जी की जो सभा हुई है सागर में, उसके बाद कितनी सीटें कांग्रेस को मिलने वाली हैं? देखिए, कुल 26 सीटें मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में हैं। 26 सीटों में हम लोग बहुमत से, मतलब 16 से लेकर 20 तक सीटें जो है कांग्रेस को मिली। भारतीय जनता पार्टी ने 39 कैंडिडेट्स की जो है वो सूची जारी कर दी है, लेकिन कांग्रेस अब तक नहीं कर पाई। कांग्रेस ने कहा था कि हम 6 महीने पहले ही एक जो है प्रत्याशियों को जनता के सामने ला देंगे, लेकिन अब तक कांग्रेस की सूची ना आना, आप क्या मानते हैं? देखिए, उनने जो सूची जारी करी है, आप देख लो एक भी जगह पे जहाँ पे असंतोष नहीं हो रहा है। छतरपुर में असंतोष है, चाचौड़ा में असंतोष है, जहाँ पे भी उन्हें प्रत्याशी घोषित करें वहाँ पे उनकी पार्टी में बहुत बड़ा असंतोष है और उनकी पार्टी आपसी झगड़ों में डूब जाएगी और पराजित हो जाएगी। आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो सड़कों पर आ गई है? कांग्रेस में गुटबाजी कहाँ है? कांग्रेस में तो गुटबाजी देखो सब पार्टियों में है, ये नहीं कह सकते कि अपन इस बात को, कोई टिकट मांग रहा है तो उसको गुटबाजी माने। लेकिन टिकट डिक्लेयर होने के बाद जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी में हो रहे हैं। कांग्रेस में ऐसी स्थिति नहीं आएगी और कांग्रेस जो है बहुत बारीकी से 3-3, 4-4 स्टेज के ऊपर सर्वे हो रहे हैं। राहुल गांधी जी अपना सर्वे अलग करा रहे हैं, कमलनाथ जी अलग करा रहे हैं और पूरी पार्टी की तरफ से अलग सर्वे चल रहा है। ऐसी स्थिति में कम चांस है कि किसी ऐसे ऐसे पर्सन को टिकट मिल जाए जो कैपेबल नहीं है। जो कैपेबल है, जिसके साथ जनता है, उसी को टिकट मिलेगा। टीकमगढ़ की बात करें हम विधानसभा की, आप 2 चुनाव लड़ चुके, आपने हार का सामना किया, भारतीय जनता पार्टी जीती, उसके पहले आप भी जीते। लेकिन अब ये लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो 2 गुटों में टीकमगढ़ में बँट चुकी है। एक 6 लोगों का जो खेमा है वो अलग टिकट मांग रहा है और यादवेंद्र सिंह का जो खेमा है वो अलग है। टिकट मांगना जो है कोई अपराध नहीं है। हर किसी
पार्टी में हर किसी को टिकट मांगने का अधिकार है। जो भी मांग रहे हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं, उन्हें टिकट मांगना चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है कि कई खेमे हैं, और वो हम पहले ही बोल चुके हैं कि सर्वे में जिसके नाम आएंगे उन्हें टिकट मिलेगा। मान के चलो टिकट हो गया या आपका टिकट हुआ या वो जो लोग मांग रहे हैं उनका टिकट हो गया, उसके बाद कांग्रेस के जो नेता हैं वो किस तरीके से रहेंगे? क्योंकि ये भी चर्चाएं शहर में लगातार व्याप्त हैं। अगर कांग्रेस का जो है टिकट यादवंत सिंह जी का बदला किसी और का हुआ तो फिर यादवंत सिंह कहीं और चले जाएंगे। नहीं, हम नहीं जाएंगे। अब अ, हमारी उम्र इतनी हो गई है कि हमें जो है कांग्रेस के साथ रहना है, और जो भी उम्मीदवार होगा उसका हमें प्रचार करना है। कांग्रेस को चुनाव जिताना में पूरी कोशिश करनी है। राजनीतिक जो लोग होते हैं जो राजनीतिक अनुमान करते हैं वो अनुमान कर रहे हैं कि इस बार फिर एक बार यादवेंद्र सिंह और के श्रीवास्तव के बीच जो है टीकमगढ़ विधानसभा में दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। पहला चुनाव आप उनसे लड़े थे, एक चुनाव हुआ था आपका उनके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के श्रीवास्तव 17,000 वोटों से जीते थे। अगर इस बार आप दोनों फिर मैदान में होंगे तो क्या स्थिति बनेगी? देखिए, 5 साल के को मौका मिला, फिर उनके जो क्रियाकलाप थे उसको उनकी पार्टी ने अस्वीकार कर दिया, उनका टिकट काट दिया। अब ऐसी कौन सी परिस्थिति हो गई कि उनकी पार्टी जो है वो सब भूल जाएगी, और चाहे जनपद की सीओ के साथ मारपीट करी हो, चाहे एसडीएम के घर में जाके उपद्रव किया हो, अब वो सब चीज़ें भूल जाएगी और फिर टिकट दे देगी कि नहीं, आप बहुत अच्छा काम करके आए थे 5 साल पहले, जिसके कारण हम टिकट काटे थे आपका, अब फिर दोबारा आप वैसे ही काम करो तो हम फिर टिकट दे रहे हैं आप। इसलिए किसी भी चीज़ का एक महत्व होता है, किसी चीज़ का एक मतलब होता है। 5 साल उनने केवल नचने गाने में निकाल दिए, ये 5 साल और निकाल देंगे इसी तरीके से। अभी के जो एमएलए हैं राकेश गिरी, उनके बीच और आपके बीच मुकाबला होगा तो आप किस रूप में देखेंगे? राकेश गिरी को तो उनकी पार्टी टिकट नहीं दे रही। उनकी पार्टी कह रही है कि ये तो, उनकी पार्टी किस पे विचार कर रही है हमें नहीं पता, लेकिन उनके बारे में तो अच्छी राय नहीं है उनकी पार्टी के अंदर। दादा, एक मामला और लगातार चर्चाओं में आया था। नगर पालिका चुनाव के पहले आपके परिवार का, आपका और विधायक के परिवार का बहुत बड़ा विवाद हुआ था। मामला सुर्खियां बनी थी, राष्ट्रीय मीडिया तक ये मामला छाया था। धारा 307 आप पे लगी थी, आपके परिवार पे लगी थी, आप लोगों को घर छोड़ना पड़ा था। अब उस केस की स्थिति क्या है? लोग, ये उत्सुकता है लोगों में, लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर उस मामले का हुआ क्या। देखिए, जिस तरीके से आनंद फानन में धाराएं लगाई गई थी, और उसमें 307 कैसे बनता था, 326 कैसे बनता था, चुनाव आयोग की धाराएं कैसे बनती थी। खुद हाई कोर्ट ने अपनी जब जमानत एप्लीकेशन लगाई तो हाई कोर्ट ने कहा कि ये तो तमाशा हुआ है। इसमें हाई कोर्ट ने जो कमेंट किया है कि ये कैसे संभव है कि जिसको जो है, जिसकी हड्डियां टूटी हों, वो मात्र एक दिन बाद जो है वो जनपद के चुनाव में डांस कर रहा है। खुद हाई कोर्ट ने टिप्पणी लिखी है ये। तो ये सारी बातें हाई कोर्ट की जो रूलिंग है, और जो उसके केस के सर्कमस्टेंसेस हैं, उसको देखने के बाद ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो गई कि खुद पुलिस असमंजस में कि हम कहाँ से शुरू करें, कहाँ से ख़त्म करें। और हम लोग तो बैठे हैं कि वो लोग कार्रवाई करें और हम हाई कोर्ट में जाएं उसके लिए, तो वो कार्रवाई कर नहीं पा रहे हैं। 307 कैसे बनती थी? पूरी पुलिस कर रही, ना वहाँ पे गोली चली, ना वहाँ किसी को चोटें आई, ना किसी को जो है हथियार दिखा कोई, 307 बन गई। फिर हो गए 326। 326 में जब लगती है, जब अंग भंग हो जाए, मतलब हाथ कट के फिक जाए, दांत टूट जाए, पाँव कट जाए, तब 326 लगती है। 300 हड्डी टूटने में वो भी अगर वो दिखा रहे हैं कि हमारी छिंगली की हड्डी टूट गई, और कह रहे हंसली टूट गई। हंसली में उन्होंने कह दिया कि हंसली टूटने वाला आदमी दूसरे दिन डांस कर सकता है क्या? और इतना तेज डांस कर सकता है कि जितना तेज डांस खुद हाई कोर्ट के जज को लगा कि इतना तेज डांस कर रहा है जिसकी हंसली टूटी हो। बोले ये संभव कैसे है? तो उनने तो लिखा कि उस डॉक्टर की भी जांच करी जाए। तो जब सारी धाराएं ही फाल्स लगाई गई थी, चुनाव आयोग की धाराएं लगाई, तो जो निर्वाचन अधिकारी है वहाँ का प्रिसाइडिंग अफसर कह रहा है कि हमारे पोलिंग पे कोई लड़ाई नहीं हुई, हमारे यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, किसी ने हमें अब्बे बात नहीं करी, तो चुनाव आयोग की धाराएं कैसी लग गई? तो ऐसी अगर मनगढ़ंत धाराएं लगाएंगे तो उसका चालान पेश करने में भी पुलिस को दांतों पसीना आ जाएंगे, और वो चालान पेश करें फिर हम हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अभी चालान की आपने बात कही, लोग ये भी कह रहे हैं, हमने अभी तमाम अखबारों में पढ़ा था, प्रदेश स्तर पर ये खबरें पहुंची थी कि इस मामले का चालान भी पुलिस पुटअप नहीं कर पाई। 90 दिन से अधिक निकल के बहुत मतलब 1 साल तकरीबन होने वाला है, चालान पुटअप क्यों नहीं कर रही है पुलिस कोर्ट में?
कर नहीं पा रहे हैं ना, उन्होंने जो धाराएं लगा दी उनको कैसे डिनाई कर। एक जब हमारी जमानत का विरोध कर रहे थे मेरे ऊपर, मैं कह रहा हूँ कि जब से मैं राजनीति में सक्रिय हुआ हूँ उसके बाद से मेरे ऊपर एक मुकदमा नहीं है। एक 1916 का मुकदमा लगा दिया, उसमें हमारे जो जमानत एप्लीकेशन का विरोध कर रहे थे उसमें उन्होंने एक शपथ पत्र दिया कि ये इनके ऊपर लेटेस्ट मुकदमा है सन 16 का, 16 या 17 का। हमने उसकी नकल निकलवाई तो उसमें तो मतलब कोई बुंदेलई नाम का जो है मुलजिम नहीं है, उसमें तो यादव लोग मुलजिम है। तो कैसे जो है हमें उनने हमारी जमानत एप्लीकेशन में विरोध कर दिया। हमने कहा कि उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करो, अभी तो उसी पर जांच चल रही है। हमने कहा उसके इंक्रीमेंट बंद करो। इस तरीके से अगर गलत तरीके से पुलिस एफिडेविट दे के बेल किसी की निरस्त कराने की कोशिश करेगी तो उसके ऊपर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। तो अभी तो पुलिस उसी में असमंजस में है कि किस पर कार्रवाई कर दें, कौन है वो जिम्मेवार जिसको पुलिस बचाने की कोशिश कर रही है, और पुलिस को उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। एक मामला और लगातार उछलता है जब टीकमगढ़ विधायक पर कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि उन्होंने जो है ज़मीनों की खरीद फरोख्त की, सरकारी ज़मीनें बेचनी, तालाब की ज़मीनें बेचनी, तो फिर विधायक अपना जो है पक्ष रखते हैं। वो कहते हैं कि ये अगर मैं फाइलें खोलूँगा, पुराने कुछ रिकॉर्ड निकालूंगा तो उसमें देखूंगा तो कांग्रेस के कई बड़े कद्दावर जो नेता हैं उनकी ज़मीनें निकलेंगी। आप क्या कहेंगे? लगाना चाहिए, उसको तत्काल देना चाहिए। अभी तक रुके का को हैं वे, उनको देना चाहिए कि किसने कितनी ज़मीनें खरीदी हैं कांग्रेस के। और हम तो सबूत दे रहे हैं ना, वो झूठ बोलता है, वो कहता है कि हम इस्तीफा दे देंगे, हमने ज़मीन खरीदी। हमने तो प्रमाण दे दिया कि पहले गिरी ग्रुप ऑफ कंपनीज ने खरीदी ज़मीन, और फिर उसने जो है एक ऐसे आदमी को बेच दी जो गरीबी रेखा का, जिसके पास सर्टिफिकेट है, 600 रुपये पेंशन प्राप्त कर रहा है, उसने जो है 90 लाख की ज़मीन खरीद ली। तो वो तो बेनामी संपत्ति है, उसकी भी कार्रवाई होनी चाहिए ना। और जितनी ज़मीनें आदिवासियों की बिकी हैं टीकमगढ़ के आसपास, वो कलेक्टर ने परमिशन दी, और खरीदने वाला भी एक ही आदमी है, उसके परिवार के लोग या उसके नज़दीकी लोग। तो वो कितने प्रूफ चाहता है, हम उतने प्रूफ दे देंगे उसको कि ये ज़मीन तुम्हारे नाम खरीदी गई, ये ज़मीन तुम्हारे नाम खरीदी गई। और वो बार बार पत्रकार वार्ता में झूठ बोलता है कि अगर एक भी सबूत दे देंगे तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। हमने जो ये जो बारकोट मोहल्ला की ज़मीन खरीदी गई 25 एकड़, उसमें सारे सबूत दे दिए। हमने जो है कलेक्टर को चिट्ठी लिखी, हमने इनकम टैक्स को चिट्ठी लिखी, हमने और भी जिस जगह लिख सकते थे वहाँ चिट्ठी लिखी है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और इससे वसूली की कार्रवाई हो। वो मामला एनजीटी तक नहीं पहुंचा। आप कह रहे थे कि मामला एनजीटी तक भी ले जाएंगे, रेरा में भी शिकायत करेंगे, उसकी क्या रेरा में शिकायत हो गई और एनजीटी में शिकायत हो गई, हो चुकी है? कलियासोत का एक मामला है, एनजीटी में पहुंचा था, वहां लगभग 500 जो है वो मकान अब टूटने हैं। जो सरकार है मध्य प्रदेश सरकार, उसने भी मान लिया, वो भी ऐसा ही मामला था। क्या है कलियासोत का तो हमें नहीं मालूम क्या मैटर है, क्योंकि हम भोपाल में ज़्यादा हमारी रुचि नहीं रहती है। लेकिन टीकमगढ़ का मामला गले में फंसेगा, और जब भी फंसेगा, समय लगेगा लेकिन फंसेगा। महेंद्र सागर तालाब का मामला भी बहुत गूंजा, लेकिन अब जो है कांग्रेस उस मामले पे चुप्पी सी साध गई है, कुछ हल्ला वल्ला नहीं हुआ। चुप्पी कैसे साध ली? चुप्पी बिल्कुल नहीं है। उसके ऊपर जो है अभी हम लोग सूचना के अधिकार में लगाए हैं, अलग अलग तरीके से लगाए हैं। कुछ कागज़ हमें नगर पालिका से प्राप्त होना है, जो हमें जैसे ही प्राप्त होंगे वैसे ही हम लोग कोर्ट चले जाएंगे उस मामले में। उसमें भी विधायक ने कहा है कि मेरे परिवार का, मेरे भाइयों का, मेरे किसी भी रिश्तेदार का महेंद्र सागर तालाब की खुदाई से कोई लेना देना नहीं है, किसी और ने। उन्होंने तो कांग्रेस नेता जो लक्ष्मण एक बार उन पे ही आरोप लगा दिया कि उन्होंने वहाँ खुदवाया, उन्होंने मछलियाँ बिकवाई। लक्ष्मण ने तो उस दिन कहा था ना कि हमारा तो काम है मछली बेचना। अगर उसका काम है गधेरों का काम करना तो वो बता दे कि हाँ हमने करो बेलदारों वाला काम, तो वो बता दे कि हमने मिट्टी खुदी है। वो लक्ष्मण तो कह रहा है, वो बैठे हैं लक्ष्मण, उन्होंने कहा कि हमारा तो काम है, हम तो ढी मारे, हमें तो मछली मारनी है जहाँ चाहे मिले। कभी तालाब में मारेंगे, कभी जो है नदी में मारेंगे, कभी कहीं मारेंगे, और हमने मारी मछलियाँ। और वो ये कहते हैं कि हाँ मिट्टी हमने खुद ही, वो कबूल कर ले, हाँ कि हम अब बेलदारों वाला काम करने लगे विधायक जी छोड़ के, तो हम कहेंगे कि नहीं बहुत बढ़िया विधायक है, अच्छा काम कर रहा है। देखिए ऐसा है कि पूरे टीकमगढ़ ने नंगा नाच देखा है, यहाँ से लेके कुंडेश्वर तक रोड के ऊपर मिट्टी डलती रही। उस समय के दौरान जितने भी घरों में फिलिंग हुई है, किसने मिट्टी डलवाई, सबको पता है। और आजकल तो जैसे डीएनए होता है ना,
मिट्टी परीक्षण का भी डीएनए होने लगा है। तो वो मिट्टी कहाँ की है ये भी देख लें, इसकी लीज थी वहाँ की है या तालाब की मिट्टी है। वो तो टेस्ट में 5 साल बाद पता चल जाता है कि ये मिट्टी फलानी जगह की है। तो उसका टेस्ट करा लें, और टेस्ट करा लें और किसने उसके पैसे वसूल करे हैं, कौन आदमी जो है इतने करोड़ों की मिट्टी बेचा है, ये सबको पता है। और फिर अगर लक्ष्मण खुद खोद रहे थे मालूम मिट्टी, और कलेक्टर हाथ पे हाथ धरे बैठा रहा, हमने खुद शिकायत करी, हम खुद गए, एक बार नहीं 2-2 3-3 बार गए, ड्रोन से हमने फ़ोटो निकलवाई, ड्रोन की फ़ोटो हमने कलेक्टर को दी कि साहब ये देखो खुदाई चल रही है, रात भर खुदाई चलती है, दिन भर डंपर ढोते हैं। और इतनी ताकतवर कौन आदमी था कि उसके ऊपर प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा था, माइनिंग नहीं कार्रवाई कर रहा था, कलेक्टर नहीं कार्रवाई कर, पुलिस नहीं कर। यहाँ तो ये आलम है कि अगर एक ट्रॉली छरिया भी कोई लेके जा रहा है तो उसको पुलिस पकड़ लेती है, और यहाँ हजारों डंपर निकल गया, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। तालाब पूरा खोखला कर दिया, छल्ली कर दिया, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। तो इतना पावरफुल कौन था उस समय? लक्ष्मण हो सकते क्या उतने पावरफुल? अवैध कॉलोनी का जो मामला है वो लगातार गूंजता है। विधायक भी तमाम पत्र लिख चुके हैं। उन्होंने यही शिकायत की थी कि टीकमगढ़ में जो है अवैध कॉलोनियां लगातार कट रही हैं। लेकिन अब एक मामला परसों मैंने देखा है, एक सामने आया, उनके घर से महज 100 मीटर के अंदर की दूरी पर एक जो है खेत खरीद कर कुछ लोगों ने, और फिर उस पर कॉलोनी काटना शुरू कर दिया। कहा यह भी जा रहा है कि उनके भाई ने ही उसका उद्घाटन किया। इस पर आप क्या कहें? टीकमगढ़ में जितनी अवैध कॉलोनी है, सब में विधायक और उनके परिवार के लोग लिप्त हैं। अगर सीधे नहीं है तो उनके हिस्सेदार हैं। और उन्हीं 42 कॉलोनियों को अवैध से वैध घोषित करने की कार्रवाई कर रही है जिला प्रशासन ने, उन्हीं को किया है। मैं समझता हूं कि एक बार फिर नए कलेक्टर को सर्वे कराना चाहिए कि उन अवैध कॉलोनियों में कितनी कॉलोनी ऐसी हैं जो विधायक के परिवार से संबंधित हैं, और कितनी ऐसी कॉलोनियां हैं जो अन्य बिल्डर्स की हैं, और उसी अनुपात में उन्हें कम से कम उन कॉलोनियों को वैध करने की कार्रवाई करनी चाहिए, और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नई कॉलोनियाँ जो डेवलप हो रही हैं, जैसे एक अभी नई कॉलोनी मैंने देखी है, परसों वहाँ मुरम डलने का काम चल रहा था, उन पर क्या नियम है? क्या उनकी अनुमति रेरा से ले ली गई या नहीं? टीएनसी पास है कि ऐसे ही कॉलोनी? हमारी समझ में तो टीकमगढ़ में एक भी कॉलोनी, 1-2 कॉलोनी हो जो अच्छे लोग बना रहे हों, जो रेरा से पास है भाई, तो नहीं तो टीकमगढ़ में एक भी कॉलोनी रेरा से अप्रूव्ड कॉलोनी नहीं है। सब अवैध रूप से काम चल रहे हैं और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। अंतिम सवाल, आप चुनाव मैदान में उतरे अगर, तो क्या ये जो लोकलाइट मुद्दे हैं, जो लोगों के जुबां पर अक्सर रखे रहते हैं, तो ये चुनावी मुद्दे बनेंगे? बिल्कुल, एक तो प्रत्याशी देख के मुद्दे बदल जाएंगे, दूसरी बात अगर फिर से वही चुनाव लड़ते हैं तो ये भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, जिस तरीके से पूरे टीकमगढ़ में लूट खसोट हुई है, जिस तरीके से टीकमगढ़ के नागरिक परेशान हुए हैं, चाहे रेत के मामले हों, चाहे मुरम के मामले में हो, लोग बागों ने तो अपने खेत की जो है, खेत में डालने के लिए फर्टिलाइजर, गोबर की खाद नहीं उठा पाए वो लोग, उनके ट्रैक्टर पकड़ लिए। तो इन मुद्दों को हम लोग उठाएंगे और जनता के बीच में ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री यादवंत सिंह बुंदेला जी, जिनसे हमने लंबी चर्चा की। उन्होंने तमाम आरोप जो हैं यहाँ के विधायक पर लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर दोबारा वो चुनावी मैदान में होंगे तो निश्चित तौर पर टीकमगढ़ में हुए भ्रष्टाचार का मामला भी जो है वो चुनावी मुद्दे ले जाकर लोगों के बीच गूंजेगा।